खुशी के त्योहार आइल बा, सदा बनल रहे मान और सम्मान। छठी मैया और सूर्य देवता की कृपा से भरल रहे घर बार खेत और खलियान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल दिल से हार्दिक अभिनंदन है आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं अनामिका अनंत और शो का नाम है मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आज घणे मानसू, घणे कोटसू, घणे हेतसू, घणे चावसू आप सगळारो स्वागत करा हाँ। अलबेलो राजस्थान रे माए जिन माए राजस्थानी भाषा राजस्थान संस्कृति रो कार्यक्रम है दूरदर्शन रो बहुत एक अलग प्रोग्राम है। लेकिन आज जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अलग है। अठे थोड़ी राजस्थानी भी वेला, थोड़ी हिंदी भी वेला और थोड़ी बिहारी भी वेला, क्योंकि अनामिका जी अपने जो शुरुआत की थी, जिन पंक्तियों से शुरुआत की थी, वो पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। वो पर्व आज हर जो बिहार से जुड़ा है या जहां कहीं भी रह रहा है वो आज इस पर्व में खुद समाहित हो चुका है। तो आपसे ही जानते हैं क्या है आज खास जो आप परिधान भी पहने हैं और जो हमने पहली पंक्तियां की थी। जी बिल्कुल विक्रम, सही कहा आपने। अलबेलो राजस्थान है, राजस्थानी कार्यक्रम है, बट टुडे विद अ बिहारी ट्विस्ट। थोड़ा राजस्थानी कढ़ी में हम भोजपुरी तड़का छौका जकरा के कहल जाला उहे लगावत के कोशिश करब सन। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि छठ पूजा है और छठ पूजा के धूमधाम चारों तरफ बा। छठ पूजा जो है ये 4 दिन का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है विक्रम। जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं कि इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल और वैदिक काल से, वैदिक युग से ये फेस्टिवल चला आ रहा है। बिहार के अलावा झारखंड में, नेपाल के तराई प्रदेशों में, पूर्वांचल में और पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। और जहां भी बिहार प्रदेश के लोग गए हैं, रह रहे हैं, वहां जाकर भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुत कठोर अनुष्ठान होता है एक्चुअली छठ पूजा में। 4 दिन का ये फेस्टिवल है जैसा मैंने आपको बताया। पहला दिन होता है नहाए खाए जी। हाँ। तो नहा करके जो परबातिन होते हैं यानी कि जो व्रत करने वाले लोग होते हैं, उसमें भी अमेजिंग बात यह है विक्रम कि ये लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। मर्द भी कर सकते हैं और महिलाएं तो करती ही करती हैं। जवान लोग भी करते हैं, बुजुर्ग लोग भी इस त्योहार को रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर वो स्टैमिना होना चाहिए, क्योंकि स्टैमिना का मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग भी होता है। बिना पानी रहता है, बिना पानी अखंड 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो किया जाता है, जो कि कल शाम से शुरू हुआ है खरना के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद। तो छठ का जो पहला दिन है वो है नहाए खाए, जहां पर कद्दू की सब्जी बनती है, चने की दाल बनती है, चावल बनते हैं, बचका बनते हैं जिसको हम पकौड़ी कहते हैं, और उसके बाद खरना। एंड देन आज छठ का जो है मुख्य दिन होता है और उसके बाद कल इसका पारायण होता है। आप छठ पर्व में इतने खो गए अनामिका जी कि आप भूल गए हैं कि आज हमारे जो खास मेहमान है वो राजस्थान के बहुत खास पावना तो है ही है, भारतीय पुलिस सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी है। उनको भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि उनका बिहार से भी ताल्लुक बिल्कुल ताल्लुक है। तो आप उनका परिचय भी करवा दें और उनको हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ IPS ऑफिसर और वर्तमान में DG SCRB साइबर क्राइम एंड टेक्निकल सर्विसेज हेमंत प्रियदर्शी साहब। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत आप। थैंक यू, इट्स ए प्लेजर टू बी हियर। आप लोगों के साथ आज यहाँ मिलके इस स्टूडियो में छठ पर्व पर उसके बारे में चर्चा करके अपने राजस्थानी सभी साथियों, श्रोताओं, दर्शकों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आपकी जड़ें बिहार से हैं और वर्तमान में आप राजस्थान में हैं, तो रउरा भोजपुरी बोली लकिना? भोजपुरी बोल सकेली। अच्छा। क्योंकि हमारा जो मुख्य डायलेक्ट है, हमारा जो डायलेक्ट बिहार का जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे तो दिखेगा नहीं कि मैं बिहार का हूँ। मैं कहूँगा तो लगेगा कि फर्जी बिहारी है। इसलिए हम जो है हमारे यहाँ अंगिका बोलते हैं। ये भागलपुर का, मैं बेसिकली हम लोग बांका से माइग्रेट हुए, झारखंड में गए तो वहाँ अंगिका बोली जाती है और हमारे घर में भी अंगिका ही बोलते हैं। अरे वाह। वो अंग देश है वहाँ, भागलपुर, मुंगेर, बांका के पास का जो क्षेत्र है, हिस्टोरिकली इसको अंग देश कहते हैं। और वहाँ की जो बोली है अंगिका है, इसमें थोड़ा मैथिली का टच है, थोड़ा बंगाली टच है, थोड़ा भोजपुरी टच है, तो तीनों का सम्मिश्रण है ये। क्या खूबसूरत बात है सर। और क्योंकि छठ महापर्व है और सर आपका ताल्लुक झारखंड से रहा है बेसिकली, जो बाद में बिहार से अलग हुआ, तो अगर मैं आपकी अर्ली मेमोरीज की, अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करूं तो छठ के महत्व को, इसके महात्म्य को किस तरह देखते हैं आप? छठ की यादें मेरी बहुत शुरू के बचपन से ही जुड़ी हुई, क्योंकि हमारे घर में तो नहीं होता था, बट छठ का जो आयोजन है, छठ का जो सेलिब्रेशन है,
ये हमेशा से कम्युनिटी सेलिब्रेशन रहा है। जी ये एक परिवार में, एक फैमिली में या इंडिविजुअल पे कन्फाइंड नहीं है। किसी न किसी तरीके से इसकी तैयारी में, इसके सेलिब्रेशन में, घाट की तैयारी, घाट की सफाई, प्रसाद की तैयारी, उसमें 4-5 दिन पहले से परिवार, आसपास के पड़ोसी मित्र सब जुड़े रहते हैं। तो तब से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और लगभग हर वर्ष अगर संभव हो पाए तो सुबह के भी अर्घ के समय भी, नहीं तो शाम के अर्घ के समय हम अपने पड़ोसियों की जो छठ मनाते थे उनके साथ हम घाट पे जाते थे अर्घ के समय में। और मानते हैं कि अगर आप पर्व नहीं भी मना रहे हैं, अगर आप अर्घ नहीं भी दे रहे हैं, तो आप अर्घ के समय घाट पे मौजूद भी हैं तो वो उपस्थिति भी आपकी जो है दर्ज मानी जाती है, आंशिक रूप से ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और सम्मान के रूप में। क्या बात है। तो बचपन में हमने खूब घाटों पे हम गए हैं, प्रसाद की टोकरियाँ उठाई हैं, लोगों से मांग मांग कर प्रसाद लिया है। इंटरेस्टिंगली इस त्यौहार में ईगो, जाति भेद कहीं नहीं है। तो लोग बिल्कुल संकोच नहीं करते कि मांग करके, अगर उनको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति, उनका मित्र, पड़ोसी कोई छठ त्यौहार मना रहा है, तो पारण के बाद मांग करके प्रसाद लेने में भी संकोच नहीं करते हैं। जी इट्स वेरी यूनिक अबाउट इट एक्चुअली। बिल्कुल। और छठ की बातें आज पूरे एपिसोड में चलती रहेगी, लेकिन अब आपको मैं, आपने याद दिलाया झारखंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार में आपने समय निकाला, लेकिन अब आपको मैं जो कहवे कि सीधो ले चालू मारवाड़ में जटा अभी पहली पोस्टिंग हुई, तो थोड़ा तो राजस्थानी अब हो ही गया हो, तो वो कोई ऐसी कोई यादें पहली पोस्टिंग से जुड़ी हुई, वहाँ के कल्चर को लेकर, या वहाँ की कोई ऐसी बात जो आपको एकदम से क्लिक कर रही है अभी? राजस्थान में पहली पोस्टिंग के पहले से ही मैं 5 साल बिट्स पिलानी में मैंने बिताए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहली मेरी याद है जब झारखंड जैसे हरे भरे प्रदेश से जब मैं राजस्थान में पहुंचा, और मेरी पहली याद है कि खिड़की, बस की खिड़की से बाहर देखते हुए कि खाली खेत और बबूल के पेड़, और मैं उसको अपने यहाँ झारखंड की हरी भरी पहाड़, नदी, घाटी, झरनों से कंपेयर कर रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं ये कौन सी जगह हम आ गए और अगले 5 साल कैसे यहाँ निकलेंगे। जी। बट बिट्स पिलानी का जो कैंपस है वो रेगिस्तान में नखलिस्तान है। वाह। तो इतना हरा भरा है कि मैंने कभी मिस नहीं किया। और बिट्स पिलानी के समय का हो या बाद में पहली पोस्टिंग पे जब मैं जोधपुर था, तो लोगों ने इतना स्नेह, सम्मान और स्वीकार्यता दी कि मुझे कभी लगा नहीं कि हम घर के बाहर हैं। कई सारी नई चीज़ें हमने देखे, नए खान पान देखे, मारवाड़ी डायलेक्ट को हमने समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, क्योंकि लोग से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट पे लोग से जुड़े हुए हैं, जिनकी सेवा करनी है, जिनको सुनना है। वो आप जब तक लोकल बोली, स्थानीय बोली आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो लोगों का विश्वास नहीं होता कि हम में से अपना एक कोई है। जी। जी जब आप उनकी बोली में बात करते हैं तो उनको लगता है हमारा कोई आदमी है, हमारे बीच से ही है, तो हमें सुन लेगा, हमारी मदद करेगा। तो जोधपुर की बड़ी अच्छी, मीठी और चिरस्मरणीय यादें जुड़ी हुई हैं। जी सर। क्या बात है। वो ट्रस्ट फैक्टर की भी आपने बात की कि जब लैंग्वेज बैरियर नहीं होता तो आसानी से एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। बिट्स पिलानी के दौर की अगर हम बात करें विक्रम सर से, तो 5 साल आपने गुजारे और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से परस्यू कर रहे थे। जी। तो कुछ कॉलेज के बारे में बताइए सर, रैगिंग वैगिंग होती थी या किस तरह का माहौल था? बिट्स पिलानी एक अनूठा कॉलेज इस हिसाब से है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स बिट्स पिलानी में हैं जो आज आईआईटी फॉलो कर रहा है। जी। जो कई दशक पहले बिट्स में शुरू हो गए थे। रैगिंग के नाम पे बड़ा सख्त अनुशासन था, अभी भी है। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसलिए आशंकाएं कई हमें थी रैगिंग की। हम कई बार कैंपस से बाहर अधिकांश समय कोशिश करते थे बाहर रहें, नहीं तो रैगिंग होगी। बट कोई रैगिंग का ऐसा कोई कटु अनुभव नहीं है। रैगिंग के बहाने हमने कई अच्छे दोस्त बनाए। बिट्स पिलानी में लगभग पूरे हिंदुस्तान के छात्र पढ़ने आते थे, अभी भी आते हैं। तो पूरा एक देश का एक प्रतिनिधित्व था। हमारे कई बेहतरीन दोस्त बने जो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से थे, अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। और अमेरिकन कई यूनिवर्सिटीज़ से इनका
कल एजुकेशनल इंटरेक्शन का था, तो उस बहाने जो है जो लेटेस्ट आइडियाज़ थे, रिसर्चेस के जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो हम तक पिट्स पिलानी में पहुंचते रहते थे। तो इट इज़ एंड वाज वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट। जी जी बिल्कुल। और यादों की बात चली अनामिका, तो एक बात एक मेरे जहन में ज़रूर आ रही है कि अब इस वक्त आप सरकारी सेवा में एक वरिष्ठ पद पर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आप घूमते हैं, आपकी निजी गाड़ियां भी बहुत होगी। वो दौर याद आता है जब ये सब चीज़ें नहीं थी और आपने कुछ ऐसा जुगाड़ भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ? ज़िंदगी उसमें बड़ी सरल थी जी और मुझे ध्यान है कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, पिलानी एक छोटा सा कस्बा है, जी। तो वहाँ 2 डिजिट के टेलीफोन नंबर होते थे। अच्छा। तो डायरेक्ट आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। आप फ़ोन उठा करके एक्सचेंज को कहें, एक्सचेंज को आप नंबर बताएं, वो उस नंबर पे बात कराएगा। जी। तो ऑपरेटर एक्सचेंज का जो होता था वो दोनों की बात सुन रहा होता था अच्छा। और आपकी बात चल रही होती थी पार्टी से। कुछ भी निजी नहीं रहता, तो कुछ भी ऐसा गुप्त कोई नहीं रहता। प्राइवेसी या प्राइवेसी के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं थी। निजी गाड़ियां, कोई स्कूटर और मोटरसाइकिल किसी छात्र के पास नहीं था, अधिकांश प्रोफेसर के पास भी नहीं था, सबके पास साइकिल थी। हम में से जिनके पास साइकिल नहीं थी वो साइकिल किराए पे मिलती थी, जाते थे किराए पे 50 पैसे में साइकिल लेते थे। 50 पैसे? हाँ, 50 पैसे में घंटे के हिसाब घंटे से के साइकिल घंटा, लेते थे। वाह। और कहीं आसपास जाना हुआ, मार्केट हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इनफैक्ट एक बार साइकिल किराए पे लेके हम वहाँ से खेतरी चले गए कॉपर प्लांट घूमने के लिए। तो बड़ी सहज और बड़ी सरल सी जिंदगी थी, कोई प्रेटेंस नहीं था, बहुत सिंप्लिसिटी थी उस बड़ी दौर में। सिंप्लिसिटी थी। तो सर, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा पैशन है, इसको फॉलो करना है। जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया, तो पहली बात तो ये कि परिवार का इसमें क्या रोल रहा? इस थॉट को आपने खुद कंसीव किया या परिवार ने बोला कि इंजीनियरिंग के बाद यू हैव टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, एंड वो एक टर्निंग पॉइंट जो है उसके बारे में जानना चाहेंगे। काफ़ी कुछ तो पीयर इन्फ्लुएंस होता है जी। आप उस समय अनडिवाइडेड बिहार था, तो बिहार के आपके जो प्रोफेसर्स रहे हैं, आपके जो मित्र रहे हैं, तो कुछ तो उनका इन्फ्लुएंस होता है, कुछ आप धीरे धीरे समझना सीखना शुरू करते हैं। फिर आपको एक एहसास होता है कि आप अगर इस एज एन इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर फील्ड में आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जी। अगर आप सिविल सेवा में गए तो आप जो है एक वाइडर क्रॉस सेक्शन को आप टच कर पाएंगे, उनको सर्व कर पाएंगे। तो कुछ समय मैंने पास आउट होने के बाद इंजीनियर के तौर पे काम किया था। फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पूर्ण रूप से एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा, तो आई शुड ट्राई समथिंग बिगर वेयर आई कैन रीच आउट टू ए लार्जर पॉपुलेशन। फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी करी और फिर आज आपके बीच बैठा हूँ। तो विक्रम, एक्चुअली प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि टफ भी है, कई अटेम्प्ट्स भी देने पड़ते हैं, तो यहाँ बहुत शॉर्ट में सर जान लें कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आज अभी भी मैं यंग स्टूडेंट जो मुझसे कई बार पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ ये आप कितना अपना कमिटमेंट, कितना फोकस दे पाएंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो पैशन कितना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। जी। अगर वो बहुत मजबूत है तो आपके लिए 17-18 घंटे की तैयारी भी रोज़ की आपके ऊपर बोझिल नहीं होगी। अगर आप इसको एज एन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के तौर पे ले रहे हैं, आधे मन से कर रहे हैं, अगर आपका कारण स्पष्ट नहीं है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा तो बस शुरुआत है। मुख्य यात्रा जो है उसके बाद के 30-35 साल का जो आपका परीक्षण है, परीक्षा के बाद जो परीक्षण आपका शुरू होगा, आपके चरित्र का, आपके पर्सनालिटी का, आपके कमिटमेंट का, अगर वो पुख्ता है तो परीक्षा पास करना, कोई परीक्षा क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और वो जो परीक्षण की बात कही है, तो हम परीक्षण के बाद फिर से पोस्टिंग वाली बातों पे आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की विविधताएं हैं, अटे घनी घनी चीज़ें हैं, हर जगह मैंने अलग भाषा है, जालोर आप गया तो अलग भाषा, मारवाड़ में अलग, शेखावटी में अलग। तो इन चीज़ों को मिलाकर कोई ऐसी यादें आप तक जुड़ी हो जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग में आपको बड़ी रोचक लगी, या जहाँ थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई यादें आपसे जानना चाहेंगे? कई यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे
डायलेक्ट की थी, बोली की थी, तो उस समय के पुराने हमारे कई स्टाफ थे, तो लोकोक्तियों के जरिए उन्होंने, मारवाड़ी लोकोक्तियों के जरिए काफ़ी सारा ज्ञान हमें दिया। अच्छा, जी जी। तो मुझे लगता था कि जोधपुर की मारवाड़ी मैंने सीख ली, समझ ली, तो अब वेस्टर्न राजस्थान लगभग सारा मैंने समझ लिया। जी। फिर मेरी पोस्टिंग भी जालौर में एज एन एसपी, तो वहाँ की डायलेक्ट बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल। फिर वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि यहाँ एक सोशल ऑर्डर है कि जो साफा होता है तो उसका रंग भी इंडिकेट करता है जी जी। कि ये किस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या इसके फादर शांत हो गए हैं। जी। तो इस तरह की कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहनावे से और आपके साफे से, आपकी बोलचाल से, वो बड़ी बारीकियां थी जो धीरे धीरे आपको समझना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक कल्चरल नुआंसेस को नहीं समझते हैं तो आप लोगों को एग्जैक्टली उनकी बातों को समझने, उनको एड्रेस करने में आप कामयाब नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पहनावे की बात चल गई तो अब खान पान पे आ जाते हैं। जब खान पान एकदम से चेंज हुआ होगा, हाँ। जब दाल बाटी चूरमा और तरह तरह के, अब जोधपुर तो मिर्ची बड़े से तो आप जरूर रूबरू हुए होंगे, जाते ही पहलो काम वही करे वाला, मिर्ची बड़े खेले वाला। तो खान पान की बातें कर लेते हैं, राजस्थान की संस्कृति में आपके फेवरेट कौन से हैं और किन से आपका इतना कनेक्शन हो गया कि उनके बिना आप रह भी नहीं पाते, सुबह वो चाहिए चाहिए वो चीज़ खाने में? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। जैसे मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया जी, तो मैं ट्रेनिंग के तौर पे थाने में ही था। तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि थाने में ही आप रहोगे और वहीं आप मेस में जो स्टाफ खाना खाता है वही खाना खाओगे। आप गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल 24 आवर जो है आप थाने का हिस्सा रहोगे। हाँ। तो उनके साथ मेस में मैंने देखा क्या बनता है, क्या खान पान क्या है, खाने का तरीका क्या है। विशेषकर देशी घी का जो जोर मैंने देखा कि वो कहते साहब ठंड से अगर आपको फाइट करना है तो देशी घी पे जोर है। फिर जोधपुर शहर में जब आया तो वहाँ पता चला आटे की चक्की की सब्जी बनती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि इस आटे का ये इस्तेमाल हमने कहीं देखा ही नहीं। तो बोले साहब ये शाही सब्जी है, ये शाही सब्जी, गुलाब जामुन की सब्जी। तो गुलाब जामुन की सब्जी, आटे की चक्की की सब्जी, फिर जो पचकुटा केर सांगरी की सब्जी होती है, ये बड़ी यूनिक चीजें थी, अमेजिंग जो सारा लोकल वेरिएशन है बट स्टिल वेरी टेस्टफुल। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आपने लिट्टी को देखा होगा और बाटी को देखा होगा तो थोड़ी सिमिलैरिटी लगी होगी, नाम भी सिमिलर है वैसे। लिट्टी और साथ ही चूरमे की बात करें तो बिहार में जो पूजा के दौरान पंजीरी बनती है, मोर और लेस सेम ही टेक्सचर भी है, फ्लेवर भी है और प्रिपरेशन भी वो सेम ही होता है सर। तो खाने पीने से इतर अगर हम बात करें, आपकी अलग अलग जगह एक लंबा करियर प्रोग्रेशन रहा है, अलग अलग जगह पर आपकी पोस्टिंग्स हुई हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, अभी तक आपको क्या लगता है कि दिस वाज माय मोस्ट चैलेंजिंग रोल, दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई हैव एवर डन? वैसे तो बहुत रहे होंगे। जी, इन द रिसेंट टाइम्स आई मस्ट से दैट माय पोस्टिंग इन पटना इज आईजी सीआरपीएफ, जहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हम थे। मतलब दुनिया गोल है, आपको दोबारा पटना बुलाया? हाँ, तो दुनिया गोल है। तो पटना जो मेरा छूट गया था, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी झारखंड की रही, उसके बाद डिवाइडेड बिहार हो गया, मैं पटना कभी रहा नहीं था। तो जब मेरी पोस्टिंग एज आईजी सीआरपीएफ पटना हुई, वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था नक्सल ऑपरेशंस में, क्योंकि अधिकांशतः रात को ही टीम हमारी ऑपरेशंस में जाती थी और उनके मेडिकल इश्यूज़ को अटेंड करने के लिए मुझे ध्यान है, लेडी डॉक्टर थी, वो जाती थी साथ में, हमारी डॉग टीम जाती थी, और हर समय खतरा रहता था कि बारूदी सुरंग जो है वो नक्सल्स के द्वारा लगाई हुई कभी भी फट सकती है। Oh God. तो जब तक हमारी पूरी टीम सुरक्षित वापस नहीं आ जाती थी तो तब तक बड़ी हम उसकी मॉनिटरिंग करते थे, और कई बार हादसे भी हुए, लैंड माइंस फट गए, हमारे लोग घायल हुए, कई बार ऑपरेशन सक्सेसेस हुए। तो वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था, बिकॉज देयर वाज फिजिकल डेंजर इन्वॉल्व टू आवर टीम, बट इट वाज सेटिस्फाइंग ऑल्सो, क्योंकि आज की तारीख में लगभग पूरा बिहार जो है लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। बिल्कुल।
तो ये तो हुआ चैलेंजिंग टास्क सर, मतलब वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क्स की बात है। अलावा उसके बात करें, जैसे पब्लिक डीलिंग में भी बहुत होती है पुलिस की सर्विस में, लोग आते हैं, मिलते हैं, मनुहार करते हैं, बातें करते हैं, तो कोई रोचक, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लोगों से जुड़ा हुआ, जो बिल्कुल वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन जब होता है पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ? मुझे एक घटना याद आती है। धौलपुर में मैं पोस्टेड था जी। तो कल्चरली धौलपुर बिल्कुल अलहदा है जोधपुर से। ये विक्रम को पता होगा। जितनी मिठास और जितनी अपनायत जोधपुर में दिखती है उतनी शायद दिखती नहीं हो धौलपुर में। वहाँ हर आदमी एक दूसरे को तुम कहता है। ओके। तो आप जोधपुर से जब जाते हैं और अचानक आपको आके कोई एसपी साहब, जिला एसपी जो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा सीनियर आदमी हूँ, उसको आके कहते हैं हम तुमसे मिलने आए हैं। तो आपको लगता है ये तुम करके कैसे बात कर रहे हैं। बट फिर अगर आप लोकल कल्चर को, जैसा मैंने कहा आपसे जी, आप जब तक लोकल कल्चर के नुआंसेस को नहीं समझेंगे, आप वहाँ के जनमानस को नहीं समझ सकते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि तुम तो बड़ा रिस्पेक्टफुल है, एक्चुअली वो तू भी कह सकता था वो। तो मुझे ध्यान है, घर पे मैंने कह रखा था कि कभी भी कोई आके मिल सकता है, अगर मैं घर पे हूँ, छुट्टी हो, सुबह हो, शाम, अगर मैं मौजूद हूँ तो मना किसी को नहीं करेंगे। एक कोई महिला संडे की सुबह 7 बजे आई, तो उसकी कोई समस्या रही होगी, उसको हमारे वाले रोक रहे थे कि आज संडे है, बाद में आना। तो मैंने सुन लिया, मैंने बुलाया उसको। उसने अपनी पूरी समस्या बताई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी मोटी समस्या थी। मैंने टेलीफोन पे या वायरलेस पे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आता, मैंने हमारे जो भी नीचे के स्टाफ थे उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए और मेरे समझ से काम उसका हो गया होगा। बड़े क्लियर मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए। तो उठ के जाने लगी, फिर लौट के आई और सकचाते हुए मेरी तरफ देखी और साड़ी के पल्लू से खोल के उसने एक मुड़ा तोड़ा 100 का नोट निकाल करके मुझे दिया। ओह सो स्वीट। तो मैंने कहा ये किस लिए दे रहे हैं? पूरे लोगों ने कहा बिना खर्च किए तुम्हारा काम होगा नहीं। तो वो मुझे ऐसा हिट किया कि लोगों के बीच जो हमारी धारणा बनी हुई है उसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। कि उस महिला के इतनी दूर से वो चल के आई थी और इतने छोटे से काम के लिए, और उसके मन में बैठा था कि बिना खर्च किए जो है, और उसके लिए संभाल के गांठ में 100 रुपये बांध के लेके आई थी कि खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो एक तरीके से मुझे उस समय तो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा हास्यास्पद, मनोरंजक लगा, बट फिर जब मैंने उसकी गहराई में सोचने की कोशिश की तो मैंने कहा बहुत गहरा बैठा हुआ है लोगों के मन में कि आम आदमी का काम बिना सिफारिश या बिना खर्च के नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। ये तो उसी को दूर करने के लिए मैंने कह रखा था आप कभी भी, मैं घर पे हूँ, कोई भी बिना रोक टोक के बिल्कुल मिल सकता है। सर ये जो आपने संस्मरण बताया, इसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो छवि बन चुकी है या कई जगह बनी हुई, कई जगह ठीक भी हुई है, इसको कैसे पाटा जाए, इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि जो विश्वास और एक कनेक्शन होता है इसके बीच में, ये बहुत ऐसी बात थी, मार्मिक सी बात है, उसने 100 रुपये दिए, लेकिन ये कहीं बड़े लेवल पे भी होता है। तो इसके पुलिस और जनता के बीच इस चीज़ को पाटने का क्या प्रयास हो सकता है या चल रहा है अभी भी? इसका देखिए 2 मोटे तौर पे समाधान इसका जो मैं समझता हूँ, काफ़ी कुछ तो टेक्नोलॉजी ने इसका समाधान कर दिया है जी। क्योंकि आज आरटीआई के जरिए, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के जरिए पारदर्शिता इतनी है कि आप अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं। आरटीआई के जरिए आप सूचना मंगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ए बिग सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। और दूसरा काम जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है जी, वहाँ है कि हम अपनी एक्सेसिबिलिटी जहाँ भी है, जिन भी अधिकारियों का आप रिकॉर्ड देखेंगे कि लोगों से एक्सेसिबल रहे हैं, कि बेरोक टोक के लोग उनसे मिल सकते हैं, वहाँ इस तरह की शिकायत आपको कहीं मिलने को नहीं आएगी। बिल्कुल। तो ये बात चल रही थी और आप जो छठ की बात कर रहे थे उसे फिर से जारी कर ले। जो कोई छठ की बात है, आज त्योहार है, अनामिका आज शाम को शायद डूबते हुए सूर्य की पूजा होगी। हाँ बिल्कुल, आज शाम को एक्चुअली छठी माता की और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है शाम के समय में। और कल का दिन जो होगा विक्रम, वो पारायण का दिन होता है, जब छठ पूजा संपन्न हो जाती है। जो व्रती होते हैं, परबातिन जो होते हैं, वो फाइनली प्रसाद ग्रहण करते हैं आफ्टर वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड फास्ट ऑफ 36 आवर्स। 36 घंटे का आप सोचिए निर्जला व्रत बहुत रखा सुनने जाता में भी है। लग रहा है कि बहुत तो ही सर, कठिन है। आपके यहाँ अभी होता है कि नहीं छठ? मेरे परिवार में तो नहीं होता,
जी। बट यहाँ भी और बैक होम रांची में भी हमारे कई पड़ोसी मित्र थे जो ये त्यौहार करते थे, और इसकी ये सारी मान्यताओं की चीज़ें हैं। जी। अगर आपके घर परिवार में भी कोई कर रहा है तो आप फास्ट तो नहीं करेंगे, बट अपने भोजन या अपनी जीवन शैली को उस दौरान जितना सात्विक आप रख सकते हैं, जी बिल्कुल। कि आप अगर दिल्ली में बैठे हैं और पटना में अगर आपके परिवार में ये व्रत हो रहा है, ये छठ मनाया जा रहा है, तो कुछ वर्जनाएं जो हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड की है या इस तरह की कुछ जो वर्जनाएं हैं, वो व्रत के दौरान दिल्ली में रह रहा व्यक्ति भी कहेगा कि नहीं हमारे घर में छठ हो रहा है, जी। आज मैं फला चीज़ें तो सात्विक ही रखूँगा। तो हम बड़े खुशी खुशी जाते थे। जैसे मेरे मित्र यहाँ हैं जयपुर में, तो उनकी पत्नी करती हैं, तो दोनों अर्घ्य के समय यथासंभव हम लोग जाते हैं और वहाँ अर्घ्य के समय मौजूद रहते हैं, और वो 2-3 दिन हम भी कोशिश करते हैं कि घर में जितना भोजन या जितना जो भी है सात्विक रहे तो उतना बेहतर है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाँ। रूल्स को फॉलो करना होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। विक्रम। और सर से अगला सवाल बिल्कुल आप मैं करना समझ रहा हूँ चाहें? जो आप पूछना चाह रही हैं, क्योंकि जो डिजिटली चल रहा है अभी माहौल और आप Actually। उसके मुखिया हैं, साइबर क्राइम का एक अलग सा रूप हो गया है, क्योंकि लोग जितने आसानी से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मनी ट्रांजैक्शन का हो गया या कुछ भी हो गया, उसी तरह फंस भी रहे हैं। तो आपके हाथ में कमाने पूरे राजस्थान की, तो सबसे पहले तो संक्षेप में जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर काफ़ी टिप्पणियां की है और उन्होंने कई नए नवाचार भी किए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका विभाग राजस्थान में क्या नवाचार कर रहा है और हमें किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए? इसमें हमारा सबसे बड़ा फोकस, जो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन कहा जी, वो डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम के बारे में ये है कि हम अवेयरनेस पे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दें। तुम सोशल मीडिया के जरिए, एडवाइजरी के जरिए, स्थानीय स्तर पर पुलिस थानों से जो हमारे CLG के सदस्य जुड़े हुए हैं, पुलिस मित्र जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को ये बताने की कोशिश निरंतर रूप से कर रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जहां हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी, देखिए, इस तरीके के मामलों में अपराधी तभी सफल हो सकता है जब वो आपके 2-3 जो आपके मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं, जी बिल्कुल, या तो ग्रीड है, लालच, या फेयर है, डर, जी, या पैनिक, इन तीनों चीज़ों के में से कहीं पे भी वो अगर सेंध मारने की कोशिश कर लेता है और सफल हो जाता है, जी, तो अपराध हो जाता है। जी, वो कई लोगों के साथ प्रयास करता रहता है, तो 100 में से 1-2 व्यक्ति जो है, जो या तो लालच में आ जाएं या डर जाते हैं, तो वहाँ वो सफल हो जाता है। कोशिश तो सबके साथ सुबह से उठ के वो प्रयास करते रहते हैं। संभव है शायद आप लोगों के पास भी कई टेलीफोन आए होंगे, आते हैं, वॉइस एक्टिवेटेड आए होंगे। तो हम लोगों को दोनों चीज़ कह रहे हैं कि अनजाने कॉल से, अनजाने एप्लीकेशंस को क्लिक मत कीजिए, अनजाने लिंक को क्लिक मत कीजिए, कोई OTP मांगे आप बिल्कुल उससे शेयर मत कीजिए। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप रुकिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा उस दिन, आप सोचिए, समय लीजिए और एजेंसी से संपर्क कीजिए। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई आदमी टेलीफोन पे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। जी, कोई टेलीफोन पे आपसे ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप टेलीफोन पे पैसे जमा कराएं। जी, बिल्कुल। इस देश में कानून है, हर चीज़ की प्रक्रिया निर्धारित है। तो अगर आपके खिलाफ कहीं कोई मामला भी है तो निश्चित रूप से आपके पास कागज़ आएगा। अगर न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का आदेश आपके पास आएगा। कोई दंड आपसे वसूल किया जाना, उसके भी कागज़ आपके पास आएंगे। टेलीफोन पे कोई न्यायालय या कोई कार्यालय आपसे जुर्माना की या दंड की अपेक्षा नहीं कर सकता है। और इनफैक्ट उससे हम एक कदम आगे और जाकर लोगों को हम यह भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके साथ अपराध नहीं हुआ हो, अगर किसी ने प्रयास भी किया है, जी, तो उसका विवरण भी आप जो है वो इंटरनेट पे साझा करें, तो जिस नंबर से प्रयास हुआ उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।
क्या सही बात है सर। और शायद उसके लिए 1930 ये नंबर भी दिया गया है जिस पे आप डायरेक्टली कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। एक और अंडर न्यू क्रिमिनल लॉज रिसेंटली आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई राजस्थान पुलिस ने ई साक्ष्य इस एक ऐप को लॉन्च किया है जो डिजिटल एविडेंस के कलेक्शन का काम करता है। तो सर एक बार विस्तार में जान लेते हैं लेमैन की भाषा में भी कि किस तरह से ये ऐप काम कर रहा है और हम किस तरह से और भी ज़्यादा विजिलेंट हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। जो नए आपराधिक कानून शुरू हुए हैं पूरे देश में 1 जुलाई से जी, तो उसके तहत एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान जो जोड़ा गया है जो पहले नहीं था, वो ये है कि किसी भी तलाशी और जब्ती के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन, कोई अपराध दर्ज होता है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्च सीजर करते हैं जी, तो उसकी विश्वसनीयता बनी रहे कि हम तलाशी करके कोई चीज़ अगर सबूत जब्त कर रहे हैं, कोई संपत्ति जब्त कर रहे हैं, किसी के घर में तलाशी ले रहे हैं, उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी जो मर्यादा है, सैंक्टिटी बनी रहे, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए कानून में जोड़ा गया कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसकी तत्समय वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसको अपलोड किया जाएगा। तो एक जो क्लाउड है, जो एक शेयर्ड सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, उसके लिए एनआईसी ने एक ऐप तैयार किया है, ई साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। तो सारी रिकॉर्डिंग हम मोबाइल से या टैबलेट से उस पर जो सर्च और सीजर की रिकॉर्डिंग है वो करने के बाद उसको हम क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ से माननीय न्यायालय जिनके निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या ट्रायल होगा वो उसको देख सकते हैं। तो चूंकि रियल टाइम में हमने उसको अपलोड कर दिया तो उससे ये तय हो जाता है कि जो भी सर्च सीजर हमने किया वो रिकॉर्डेड है और इसमें कहीं कोई संदेह की कोई चीज़ नहीं है जी। तो उससे, जैसा मैं पहले कह रहा था कि टेक्नोलॉजी जो है एम्पावर्स यू, गिव्स यू मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। राइट लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पदार्पण की बात करें सर तो मिराक्युलस होने के साथ साथ ये डेंजरस भी है और इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, डिसएडवांटेजेस लोग बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। विक्रम, हाल ही में कुछ बुजुर्गों के साथ हमने देखा सर सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें उन्हें कुछ अलग तरह की वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती हैं और वो बता भी नहीं सकते कि सबसे बड़ी बात वो बातें दबी रह जाती है, वो किसी से शेयर भी नहीं करते और वहीं पे या तो कोई सुसाइड भी कर लेते हैं या फिर बहुत बड़ा लॉस उठा लेते हैं। हाँ, फाइनेंशियल लॉस भी उनका हो रहा है एंड मोर ओवर उसका स्क्रीनशॉट वो शेयर करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहे होते। तो ये एल्डरली लोग जो हैं जिनके हाथों में इंटरनेट अभी बिल्कुल तरोताजा ही कह सकते हैं सर, मतलब अभी वो उतने फ्रेंडली भी नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? वो पर्सनल अपने तौर पे क्या करें, निजी तौर पर, और पुलिस किस तरह से उन्हें सुरक्षा के अलावा जानकारी भी उनके साथ साझा करे? देखिए, जैसा डिजिटल अरेस्ट के मामले में जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इस तरीके के जो भी अपराध हैं इसमें जो कंप्लेनेंट है, जो व्यक्ति जिसको पीड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको हिम्मत जुटा करके रिपोर्ट तो सबसे पहले करना पड़ेगा और जो भी जिस नंबर से उनको संपर्क किया जा रहा है या सोशल मीडिया पे संपर्क किया जा रहा है उसका डिटेल जितना भी वो प्रिजर्व कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं वो लेके हमारे पास आएँ। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज़ है कि अगर एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या डीप फेक से अगर कुछ तैयार किया गया है तो हम उसका भी परीक्षण करके सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उससे जो अपराधी है उसको परोक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल 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 सर। और राजस्थान की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के कई दूर दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो बेसिक मोबाइल यूज़ करते हैं आदमी, जो भी होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में भी नहीं पता, एटीएम किसी को भी पकड़ा देते हैं वो। तो उनके साथ जो फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए या उनको डिजिटली एजुकेटेड करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, या क्या भविष्य में योजनाएं हैं? हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी एडवाइजरी लोगों तक जारी करते रहे हैं और जो लोकल पुलिस स्टेशंस हैं
उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, CLG के कम्युनिटी लियाज़न ग्रुप के जो लोग जुड़े हुए हैं या पुलिस मित्र हैं, उनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, कि जहां भी शक हो, संदेह हो, आप अवॉइड करें, पहले उसको वेरीफाई करें, और अगर आपके साथ फिर भी हादसा हो जाए, कोई ठगी की वारदात हो जाए, तो निसंकोच उसको स्थानीय थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं 1930 के अलावा। जी ना, 1930 पे आप कॉल कर सकते, दैट्स अ टोल फ्री नंबर। या और उसके अलावा जो लोकल आपका पुलिस थाना है, लोकल थाने पे भी संपर्क कर सकते हैं। जी दैट इज ओवर एंड अबव 1930। जी, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या पुलिस डिपार्टमेंट में भी देखिए, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है बहुत समय से ड्यूटी कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाती है, तो क्या आपके विभाग में भी उनको अपडेट करने के लिए भी कुछ अलग से नवाचार चल रहे हैं, या ऐसी टीम लगाई जा रही है जो साइबर एक्सपर्ट्स हो, जिनको बहुत अच्छे से पता हो? क्योंकि मैंने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां वो खुद नहीं समझ पाते कि किस लेवल का अपराध हुआ है। तो क्या इसमें भी आप उम्मीद करते हैं कि इसे अपडेट किया जाना चाहिए, या चल रहा है ये प्रयास? नहीं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं साइबर, राजस्थान सरकार ने सारे जिलों पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना रखे हैं, तो अपने लोगों को ट्रेनिंग के मार्फत से हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि जो नए ट्रेंड आ रहे हैं वो सब, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द रीसेंट टाइम्स, जो एक अच्छी चीज़ हुई है कि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक I4C करके एक वर्टिकल उन्होंने शुरू किया है जी। वो साइबर क्राइम में पूरे देश के स्तर पे कोऑर्डिनेशन के लिए I4C जी। तो वो सारे राज्य, पूरे देश के जितने भी साइबर क्राइम से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने अपराध हो रहे हैं, जितने केसेस हो रहे हैं, उसकी एनालिसिस, उसका कोरिलेशन और उसका जो नतीजा है वो सबसे वो रियल टाइम पे शेयर करते रहते हैं जी। और जो भी नया ट्रेंड है तो उसको, जो लेटेस्ट तरीका वारदात है, उसको जल्दी से जल्दी सबसे वो शेयर करते रहते हैं। अच्छा कोई केस वर्कआउट होता है वो सबसे शेयर करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग है कि क्या हो रहा है और इससे कैसे निपटना है, एक म्यूचुअल लर्निंग की वो बड़ी सशक्त प्रक्रिया भी चल रही है जी। तो उससे मैं समझता हूँ सारे पूरे देश के लोग सीख रहे हैं और सतर्क हो रहे हैं। जी, लेकिन जिस हद तक हम साइबर क्राइम्स देख रहे हैं सर, फल फूल रहा है इन अ नेगेटिव वे एक्चुअली विक्रम, तो इतना मुश्किल क्यों है इन अपराधियों को ट्रैप करना, इन्हें कैच करना, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं? इसका जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये है कि लोग खुल के अभी भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और लोग जब वारदात हो जाती है तो हमारे संकोच के कि लोग हंसेंगे कि मेरे साथ ठगी हो गई। सही बात है। अब डिजिटल अरेस्ट के जितने बड़े केसेस हुए हैं लगभग उसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को ये मिली है कि अधिकांशतः बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे शिक्षित हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपने कैरियर में, बट दूर हैं और ये लगभग अकेले हैं। तो अकेले रहने से मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, दे आर वेरी वल्नरेबल। तो इस वल्नरेबिलिटी का ये फ़ायदा उठा करके इनके साथ ठगी हो रही है। तो आदमी जब ठग लिया जाता है तो उसके बाद वो खुल के बताने में भी संकोच करता है, 4-5 दिन तक फिर सोचता रहता है। और इतना समय जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र में पैसा आगे के आगे जो है वो कई जगह कई अकाउंट चेंज कर चुका होता है, तो उसको फिर ट्रेस कर पाना, कई बार देश के बाहर चला गया है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है जी। साइबर क्राइम की जटिलता का जो सबसे मुख्य कारण ये है कि ये नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस तुरंत एक देश से दूसरे देश में चला जाता है जी। जैसे कई गलत जिस तरह से साइबर जो डिजिटल अरेस्ट की बात आप कर रहे थे अनामिका, तो कई बार ऐसा होता है कि संकोच के मारे लोग एक दूसरे को बता नहीं पाते। और विक्रम, मैंने हाल में एक रिपोर्ट भी देखी थी कि जिसमें ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इन्हें नौकरी का झांसा देकर के, वीजा देकर के बाहर की कंट्रीज में बुलाया जाता है और एक क्लोज सेटअप में उन्हें बैठा देते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि आपको इंडिया में कॉल करना है और इस तरह से पैसे की उगाही करनी है। तो जैसा आप सर बता रहे थे कि जो ज़्यादातर एल्डरली लोग हैं दे आर मोर नाइव, मतलब, और वो ज़्यादा सॉलिट्यूड में भी रह रहे हैं, अकेलेपन के भी शिकार हैं।
तो कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। एंड मोर ओवर जो 3 फैक्टर्स आपने बताए, एक तो लालच, ग्रीड की बात की जी। आपने, डर, फियर की बात की, एंड पैनिक होना, मतलब Right. कि आप घबरा जाएं। जी। और तो एक ये संकोच एक और हाँ, ऐड किया था कि संकोच, hesitation। कोई जैसे हम बहुत अच्छे प्रोफेशन लोक से लाज जुड़े का हैं। डर हाँ, basically। कि हमें ठग लिया। हाँ। एक ये भी रहती है हाँ। कि लोग क्या कहेंगे मुझे ठग लिया कि मैं इससे डॉक्टर हाँ, था, प्रोफेसर था, और लोग कहेंगे कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद तुम ठग लिए गए। हाँ जी। या बच्चे कहेंगे कि आपने हमसे पूछा नहीं और आपने पैसे कैसे दे दिए। तो वो बड़ी अजीब सी उलझन में पशुपेश में 3-4 दिन हिम्मत इकट्ठा करता है। और इसी का फायदा साइबर क्रिमिनल और उठाते इसका हैं। फायदा उठा रहे हैं। जी जैसे आपने अभी जिक्र किया साइबर स्लेवरी का, जी तो साइबर स्लेवरी में पढ़े लिखे आईटी के जो क्वालिफाइड लड़के हैं, हाँ बिल्कुल, उनको बिल्कुल। कहते हैं कि हम आपको नौकरी बाहर दिलाएंगे। भारत सरकार का जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जी उसके तहत एक विभाग है प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स। जी वो बड़ा स्पष्ट तौर से उसमें प्रावधान है कि अगर आप किसी को विदेश में रोजगार दे रहे हैं तो आपको एक पंजीकृत एजेंट होना आवश्यक है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर विदेश में कोई नौकरी का आपको वादा कर रहा है तो आप सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं है। फलां व्यक्ति या फलां कार्यालय रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं, ये इंटरनेट पे उपलब्ध है। जी आप उसको चेक कर लें। अगर वो रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है तो आप उससे कोई वास्ता, उसके झांसे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से अपना कोई नुकसान कराएंगे। सर, जैसे आपने ग्रीड फैक्टर की बात की, जी। तो विदेशों में बैठे ये जो एजेंट्स हैं जो साइबर फ्रॉड्स कर रहे हैं और साइबर स्लेव बना रहे हैं लोगों को, वो ये भी झांसा देते हैं कि जब आप विजिट वीज़ा पर 2 महीने के लिए आ रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ रहे हैं फॉर 14 डेज इतने पीरियड के लिए, तो इतने में आपके पास पैसा कमाने का मौका है। और ये वो क्षण होता है जब इंसान गिव अप कर देता है, जी। लालच के आगे हार जी। जाता है और साइबर स्लेव बन करके काम कर रहा था। हाल ही में शायद ऐसे डायरेक्टिव्स भी जारी किए हैं सरकार ने कि आप विजिट वीज़ा पे जाकर के कभी भी नौकरी ना करें। जी। तो पुरानी कहावत है ना कि समथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू इज़ नेवर ट्रू। राइट राइट। तो कोई, जैसे कई फ्रॉड के केसेस हमारे पास आते हैं कि इन्वेस्टमेंट में वो प्रॉमिस करते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा इतने कम समय में। अगर कम समय में इतनी जल्दी पैसा डबल हो रहा होता तो लोग दिन रात इतने मेहनत नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। तो लोग लालच में आ जाते हैं। पहले कुछ समय तो उनका पैसा, वो कहते हैं कि आपका पैसा देखिए इतना हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट भेज देते हैं, अगले को विश्वास भी होने लगता है। तो फिर जब वापस पैसा निकालना चाहते हैं तो कहते हैं आप इतने पैसे और जमा कराओ। तो लालच, और मैंने जो कहा ना कि ग्रीड और फेयर, इससे आप बचे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल क्या सर, खूबसूरत बात ये बात तो होगी सर। ये हम अभी तक जो देखा गया है, साइबर क्राइम्स जो होता है, साइबर क्रिमिनल होते हैं, इनके लिए अभी तक बचाव ही उपचार है। जी। तो क्या उपचार पे थोड़ा काम किया जाना बाकी है अभी? क्योंकि एक बार जब ठग लिए गए जी। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा होता, जब जी। तक वो बहुत दूर चले जाते जी। हैं। तो क्या बचाव के साथ साथ अब उपचार पर भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, या कुछ नई इजाद करनी होगी टेक्नोलॉजी जिससे हम वापस उनको पकड़ सकें? नहीं, उपचार पे मैं आपको बताऊं, जिस टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल्स को एम्पावर किया है, जी। उसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके, उदाहरण के तौर पे जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था मेवात का, जी। हाँ भरतपुर और डीग में, हाँ तो फरवरी माह में मोटे तौर पे अगर मुझे सही याद है तो देश के साइबर क्राइम्स का लगभग 18% मामला इस मेवात क्षेत्र से जा रहा था। जी जी, मेवात से तो पहले जामताड़ा में था, जामताड़ा जी जी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मेवात नया हॉटस्पॉट बन गया। मुख्य कारण इसका ये है कि 3 स्टेट के जंक्शन पे है ये, जी राजस्थान, यूपी और हरियाणा के। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं ये कि टावर लोकेशन यहाँ है, कभी हरियाणा है, कभी राजस्थान है, कभी यूपी है। बट प्लान्ड तरीके से हमारे साथी आईजी भरतपुर ने कार्रवाई करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों की मदद से बहुत प्रभावी कार्रवाई की। वाह। और आज की तारीख में देश का साइबर क्राइम का करीब 5% ही मेवात से कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा बात है। अचीवमेंट जी, है बिल्कुल। एक्चुअली। तो उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, केसेस दर्ज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। सामाजिक स्तर पे हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे जो कर रहे हैं ये गलत है। जिन एटीएम्स का दुरुपयोग हो रहा था, उसके जिन अकाउंट्स का दुरुपयोग होके
मनी ट्रांसफ़र हो रहा था, उन अकाउंट्स को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। जी। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि इन साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए, ट्रैप करने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, एंड डेफिनेटली आप बहुत सारा काम कर रहे हैं सर। तो अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी आवर्स आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि बीइंग अ पुलिस, कड़क पुलिस ऑफिसर, घर में हेमंत जी कैसे हैं? दोस्तों के लिए हेमंत जी किस तरह के शख्स हैं? जी, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है। जी। मैं हमेशा से बच्चों को पढ़ाना जो है, तो उनसे उनकी पढ़ाई में बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ। अरे वाह। तो वो 24/7 अवेलेबल टीचर के तौर पे हमेशा बच्चों के लिए उपलब्ध रहा हूँ मैं। अच्छा। एंड आई लव टीचिंग देम। वीकेंड्स पे आई लव कुकिंग। अच्छा, नाइस। तो राजस्थानी बिहारी दोनों खाना? राजस्थानी बिहारी और लिट्टी और बाटी दोनों। इधर उधर जहाँ भी रहे तो वहाँ से कोशिश करी कुछ सीखने की। वाह। और थोड़े बहुत जो है वीकेंड पे अगर टाइम मिल जाता है तो मैं 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, ट्रैकिंग के लिए हम जाते हैं। अरे वाह। तो जयपुर और उसके आसपास का जो जंगल का, पहाड़ का, नदी नालों का क्षेत्र है, वो मानसून में और अभी भी हम कोशिश करते हैं वीकेंड पे जाने की और प्रकृति के बीच होने की और डिस्ट्रेस करने की। सर, तो डी स्ट्रेस तो आप इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की, कॉर्पोरेट्स की अगर मैं बात करूं तो बड़ा हाई प्रेशर जॉब होता है, बड़ा सीवियर प्रेशर होता है विक्रम। तो वो लोग अपने आप को कैसे डी स्ट्रेस करें? कोई खास टेक्निक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, योगाभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो इट्स ए इंडिविजुअल चॉइस जी। बट मोटी बात यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो दिल लगा के कीजिए, दिल पे लेके मत कीजिए। वाह, क्या बात है। ये बड़ी दिल से छूने वाली बात कही आपने। जी। आप दिल लगा के कीजिए, दिल पे लेके मत कीजिए। तो स्ट्रेसेस लेके, जॉब स्ट्रेसेस लेकर के घर मत जाइए। कोशिश कीजिए उसको छोड़ दीजिए। इमरजेंसी हो जाए आपको, आप तो अटेंड करेंगे, बट उसको दिल पे लेके मत कीजिए। मतलब बोझ नहीं लेना है दिल पर, दिल से, पैशन की तरह। कल आप खुदा न करे कल आप नहीं भी रहेंगे, the show will still go on. Right. So give your best, but don't take it to the heart. बिल्कुल सर। और ये इसी कड़ी में पूछ रहे तो एक मैसेज जो यूथ है, जो अब मैं देख रहे हैं इस वक्त, आपको देख रहे हैं, जो आपको आइडियल मानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित है, और क्योंकि आप साइबर जो है उसके मुखिया है, जो साइबर क्राइम जितने भी अपराधी भी देख रहे होंगे उनको भी एक मैसेज पहुंच जाएगा। तो आपकी तरफ से हम कुछ ऐसी चीजें जानना चाहेंगे जो हमें और अच्छा बना सकती है, जो आने वाली पीढ़ी को अवेयरनेस की भी बात हो जाए। मिला जुला आपसे 2-3 चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा यूथ से। सबसे पहले तो ये कि ये ज़िंदगी जो है ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। खुश रहने के 1001 रास्ते हो सकते हैं। डोंट बी ऑब्सेस्ड कि इसी रास्ते से आपको खुशी या सफलता मिलेगी। और तीसरा ये कि नियत ठीक है तो ईश्वर आपकी मदद करेगा ही करेगा। क्या बात है। अच्छा सर, बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कई बार मंजिलें हासिल भी नहीं होती पर कोशिश तो करते ही हैं। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उनको, जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप से एक बार बी वेरी क्लियर एज टू व्हाई यू वांट टू बी देयर। If it is very strong and very good reason, then I am fairly confident, fairly sure that you will make it. But you got to be very clear कि परीक्षा के बाद शुरू होगा। परीक्षा तो हो सकता है शायद आप पास कर जाएं, अच्छे रैंक ले आएं, अच्छी सर्विस, अच्छा कार्डर आपको मिल जाए जी। बट चुनौतियां उसके बाद शुरू होती हैं। आप उसके लिए किस हद तक तैयार हैं? आप कोर वैल्यूज़ क्या रखते हैं ज़िंदगी में जिसके लिए आप छोटी मोटी असुविधा, असहजता, तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार हैं? इट्स गोइंग टू बी ए वेरी चैलेंजिंग जर्नी। आर यू रेडी? ये पूछना और इस पर बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे जी। आगे की यात्रा अगर वो उलझन भरी हो गई क्योंकि आप क्लियर नहीं आप क्या चाहते हैं लाइफ में, तो वो बड़ा मुश्किल होता है।
तो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाई यू वांट टू बी देयर। तो साइबर क्राइम से अवेयरनेस की बात हुई, युवाओं के लिए संदेश हुआ, और बिहारी समुदाय के बहुत सारे लोग सर आपसे मुखातिब हैं इस समय टीवी के माध्यम से, डीडी राजस्थान के माध्यम से। छठ की शुभकामनाएं वो जरूर चाहेंगे कि आपस में आदान प्रदान हो। और लिट्टी और बाटी साथ में चाहते हैं सब लोग। राजस्थानी भी इतना ही देख रहे बिहारी, और लिट्टी और बाटी साथ में कुछ हो जाए। जैसी कोई भाषा आपने सीखी, कुछ ऐसे वर्ड सीखे, जैसे आपने कहा था हैंगठा है। जी जी, तो मेरी तरफ से सगड़ा ने राम राम। वाह साहब। और आज जब छठ की हम बात कर रहे हैं तो सहज रूप से आज शारदा सिन्हा की आवाज़ जहन में बसी हुई याद आ रही है, और मेरी तरफ से सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य देवता का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे जी। जहाँ भी रहें वो इस परंपरा को, नेचर की प्योरिटी, सिंपलिसिटी को बनाए रखने की जो परंपरा है, इसको अपने साथ ले जाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। क्या बात है, हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। क्या थैंक बात यू। है। तो हेमंत सर, आप स्टूडियो में आए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना बढ़िया कॉन्वर्सेशन रहा सर आपका, बिल्कुल। और आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जाते जाते अनामिका जी, छठ की बात होगी तो एक लोकगीत भी जिसके साथ झूमते झूमते निकले हम। जी, और साथ ही हम लोग इजाजत भी ले लेते हैं बिल्कुल। दर्शकों से, ताकि लोकगीत वो एंजॉय कर सके। जी। आप देख रहे थे अलबेलो राजस्थान, और आज हमारे साथ रहे हेमंत प्रियदर्शी साहब, सीनियर IPS, DG स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एंड साइबर क्राइम एंड ऑल्सो टेक्निकल सर्विसेज। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे धन्यवाद बोलिए आपको भी जल्दी से। धन्यवाद। अब सभी और आप देखते रहिए DD राजस्थान।